नमस्ते, स्टोरी विद फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। अपने बदले हुए हालात देखकर साधना की बार बार रुलाई फूट रही थी। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया था। मायके में उसकी खिलखिलाती हंसी, वो चुलबुलापन, चहचहाना और वह बचपना, सब कुछ एक ही झटके में खत्म सा हो गया। उसने न जाने कितने सपने संजोए थे और क्या क्या सपने दिखाए थे उसकी सहेलियों, उसके घरवालों और मिलने वालों ने। जिसे देखो वह यही कहता था, तेरे तो ऐश हो गए साधना, मांग कर लड़की ले जा रहे हैं। तू तो राज करेगी राज अपने घर में। नानी की यह आवाज उसके कानों में अभी तक गूंज रही थी। विदाई के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो वहां की रस्म वगैरह निबटाते निबटाते रात के 1 बज गए। थकी हारी साधना इसी प्रतीक्षा में थी कि कोई आकर उससे कहेगा कि बहुत थक गई हो, अब तुम जाकर सो जाओ। हुआ भी ऐसा ही। थोड़ी देर बाद उसकी सास आई और बोली, जा सो जा साधना, रात बहुत हो गई है। साधना को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई, पर अपनी सास की आगे की बात सुनकर उसे लगा कि उसका यह सुख तो क्षणिक भर का ही था। सास ने फिर से कहा, सवेरे तुझे जल्दी उठना भी है। देख, संदीप के बाबा दादी को सुबह 4 बजे उठने की आदत है। उन्हें उठते ही चाय चाहिए होती है। वे लोग तेरे हाथ की चाय पीने की जिद कर रहे हैं। सास की बात सुनकर साधना अपने कमरे में आई तो संदीप गहरी नींद में सो चुका था। साधना बिना कोई आहट किए उसके बगल में लेट गई। दिन भर सिर झुकाए बैठे रहने की वजह से उसकी गर्दन दुख रही थी। लेटते ही उसकी पलकें झपकने लगीं और उसे याद आने लगे मायके के वो दिन। उठ साधना, 9 बज गए, कब तक सोती रहेगी। 2 बार चाय रख कर गई, दोनों बार ठंडी हो गई है। दीदी ने उसे झंझोड़ दिया था, अरे सोने देना बेचारी को, आज कौन सा कॉलेज जाना है। पीछे से पापा की प्यार भरी आवाज आई, जिसने एक मीठी लोरी का काम किया और साधना चादर मुंह तक ओढ़कर और गहरी नींद में सो गई। उसने दीदी की बात पर कोई ध्यान न दिया। सो ले लाडो, जब ससुराल में सास की झिड़की पड़ेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। दीदी मुस्कुराती हुई चली गई थी। मायके में थी तो वहां कोई भी उसे 8-9 बजे से पहले नहीं उठाता था। घर में सबसे छोटी होने के कारण कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। यहां तो चाय भी उसे ही बनानी पड़ेगी, वह भी सुबह 3 बजे उठकर। घर में इतने नौकर चाकर हैं, फिर भी उसे ही कहा गया। अतीत की बातों को याद करते करते न जाने कब सो गई वह। आंसू ढुलक कर उसके गालों पर आ गए और सूख कर अपना निशान छोड़ गए। फिर दरवाजे पर जोर की दस्तक से उसकी आंख खुल गई। ठीक 3 बजे थे। दरवाजा खोला तो सामने सास खड़ी थी। बिना कुछ बोले वह चली गई। कितना कठोर लग रहा था उनका चेहरा। उसे मां याद आ गई। उसका रोना फूट पड़ा। दिन भर में यही तो एक समय था जब उसे रोने को मिल सकता था। सारे दिन तो उसको देखने वालों का तांता लगा रहता था। जी हल्का होने पर उसने वॉश बेसिन में जाकर अपना मुंह धोया तो पानी के साथ आंसू भी बह गए। ससुराल में उसका एक और दिन शुरू होने जा रहा था। पिछले 4 दिनों में साधना का बुरा हाल हो गया था। सिर झुकाए बैठे बैठे चारों तरफ तमाम औरतों का जमघट अपनी कचर पचर लगाए रहता था। सवेरे से ही उसे नहा धोकर तैयार हो जाना होता था। बैठक में जमीन पर दरी और उस पर गद्दे और तकिए बिछा दिए गए थे। सारी बिरादरी और मोहल्ले की औरतें उसके चारों ओर बैठा दी जातीं। सब की सब उसे ऐसे देखती परखती थीं मानो बायोलॉजी के क्लास में इकलौते कटे हुए मेंढक को देखने पूरी क्लास जुटी हो। साधना कटे हुए मेंढक की तरह बिना हिले डुले बीच में सिर झुकाए बैठी रहती। एक एक करके सभी औरतों की बारी आती तो वह साधना के पास आकर उसका घूंघट उठाकर उसे देखती और रुपए पकड़ा जाती। साधना रुपए लेकर उनके पैर छूती और रुपए बगल में बैठी अपनी ननद पायल को पकड़ा देती। एक दिन दोपहर में सारे मेहमानों के जाने के बाद पायल बोली, चलो भाभी, कमरे में चल के जरा आराम कर लो। कमरे में आए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि नीचे से किसी महिला की बड़ी जोर की आवाजें आने लगी। अरे बहन जी, माफ करना, आने में थोड़ी सी देर हो गई, पर हम क्या इतने गैर हो गए कि हमारा 2 मिनट इंतजार भी नहीं किया गया। बहू को बिना हमारे देखे ही छुपा दिया। कोई खोट वाली लड़की तो नहीं ले आई। उनके बोलने से अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। तब तुरंत उसकी सास ने ताकीद कर दी कि बिना उनकी इजाजत के बहू अपने कमरे में नहीं जाएगी। अच्छा नहीं लगता कि उसे देखने वालों को बेवजह इंतजार करना पड़े। मायके में इतनी लाडली थी सबकी, उसके कहीं भी आने जाने पर किसी की भी रोक टोक नहीं थी। मस्त तितली की तरह उड़ती फिरती थी वह सब जगह
और यहाँ अपने कमरे में जाने के लिए भी सांस की आज्ञा की आवश्यकता है। तितली के पर काटने पर उसे कैसी तकलीफ होती होगी, आज पता चल रहा था साधना को। पड़ोस की चक्की ताई अगले दिन आई थी। 5-6 औरतों के बाद उनका नंबर आया। जैसे ही उन्होंने साधना का घूंघट हटाया, अपनी कान्य कान्य वाली आवाज में साधना की सांस को उम्मेटना शुरू कर दिया। अरे वाह, हमको तो पता ही न था कि मुंह दिखाई में मुंह के अलावा भी कुछ देखना है। ये तो यहाँ सब कुछ उड़ेले बैठी है। हम बुढ़ियों को ही बुलाना था तो इतने खुले गले का ब्लाउज पहनाने की क्या जरूरत थी। फिर बुआ सास की ओर मुंह करके बोली, इसे जरा कंट्रोल में रखना, कहीं ये तुम सबको उंगली पर न नचा दे। साधना बहुत घबरा गई। उसे उम्मीद थी कि घर का कोई सदस्य उसकी तरफ से बोलेगा, पर कोई कुछ नहीं बोला। अगले दिन सवेरे कमरे का दरवाजा खोला तो बुआजी और उनके पीछे साधना की सांस खड़ी थीं। दोनों धड़धड़ाती हुई कमरे के अंदर आ गई। साधना, तुम्हारे पास कोई ऊंचे गले का ब्लाउज नहीं है क्या? साधना की बुआ सास उसकी आलमारी पर नजर मारते हुए बोली, है बुआजी, एक वो साड़ियों के साथ है। ठीक है, तो आज वही पहनकर नीचे बैठक में आओ। कहते हुए बुआजी ने कड़ी नजर से संदीप की मां की ओर देखा, मानो कह रही हो कि तुम भी तो कुछ डांटो। साधना की सास ने आदेश पारित किया, और आगे से भी ध्यान रखना कि ब्लाउज ऊंचे गले वाली और ढकी हुई हो। सासजी साधना को आदेश देकर अपना कठोर चेहरा लेकर नीचे चली गईं। साधना डबडबाई आंखों के धुंधलेपन में अपनी साड़ी ब्लाउज टटोलने लगी। दादी, मैं अपनी जीन्स स्कर्ट वगैरह भी रख लूं? शादी के समय अपने सामान की पैकिंग करते समय पूछा था साधना ने। जवाब नानी ने दिया था, वह लोग कह गए हैं कि तुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे, जैसी पायल वैसी ही तू। पायल तो यह सब पहनती है और वह तो तुझसे 3 साल बड़ी भी है। ले जा, साड़ी की तुझे आदत ही कहाँ है। वाकई साड़ी तो उसने एक ही बार पहनी थी। सारी सहेलियों ने तय किया था कि दीदी की शादी में सब साड़ियां ही पहनेगी। साड़ी पहनकर जब वह बाहर निकली थी तो सबने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उसके पापा तो उसे देखते ही रह गए थे। फिर नानी से बोले थे, देखो माँ, कितनी बड़ी लग रही है अपनी साधना, बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। साधना को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। साधना ने तुरंत जाकर शीशे में स्वयं को निहारा और दीवार पर टंगी हुई मां की तस्वीर से अपना मिलान करने लगी। पापा सही कह रहे थे, अगर वह साड़ी पहने हुए अपनी फोटो मां की फोटो के बगल में लगा दे तो दोनों एक सी लगेगी। अंतर केवल एक ही होगा कि मां की फोटो पर माला टंगी थी। दीदी की जयमाला के समय जब वह दीदी के साथ चलकर मंच तक आई तो संदीप की नजर उस पर ठहर सी गई थी। सुना है घर जाकर उसने जिद पकड़ ली कि वह शादी करेगा तो साधना से ही। तब संदीप के माँ बाप साधना के घर रिश्ता लेकर आए थे। साधना के पापा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, हमारे अहोभाग्य जो आप लोग हमारे घर तक आए, पर लड़की तो अभी 11वीं में ही पढ़ रही है, अभी बहुत छोटी है। साधना की सास ने उनकी बात काटी, हमारे बेटे ने आज तक जिस खिलौने पर भी हाथ रखा वह घर में आ गया। फिर यह तो बहुत बड़ी चीज है, उसकी जीवन संगिनी है और हमारे घर की लक्ष्मी भी। जब उसने पसंद कर ली है तो लड़की तो हमारी हुई, हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लेंगे। पापा ने फिर कहा, देखिए, अभी बड़ी बेटी की शादी करके निपटा हूं और फिलहाल इसके बारे में तो सोचा ही नहीं है। एक तो सबसे छोटी और फिर बिन मां की बच्ची। इस बेचारी को तो कुछ भी नहीं आता, न घर संभालना न खाना पकाना। ये बेचारी तो ठीक से साड़ी भी नहीं बांध पाती है, उसकी आप चिंता न करें। संदीप की मम्मी ने बीच में ही टोका, भगवान की दया से घर संभालने और खाना वगैरह बनाने के लिए नौकर चाकर हैं हमारे घर में, इसको तो रसोई में कदम भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रही साड़ी वगैरह की बात, तो जैसे हमारी पायल वैसी ही साधना, और फिर आजकल तो लड़कियां जीन्स पैंट में घूमती हैं। पायल के जाने के बाद यही तो उसकी कमी पूरी करेगी। पापा ने कितना समझाया था पर उनकी एक न चली। वे रिश्ता पक्का करके चले गए। जाते जाते साधना की सास दोबारा कह गई थी, भाई साहब चिंता मत करिए, साधना बिल्कुल पायल की तरह रहेगी। ये सब ढकोसला था क्या? साधना को तो खुले गले का ब्लाउज पहनने से भी मना कर दिया गया, फिर वह जीन्स या स्कर्ट के सवाल तो भूल ही जाए। साधना ने डबडबाई आंखों से नीली झरी की साड़ी और ऊंचे गले का ब्लाउज निकालकर पहना और नीचे आ गई। फिर वही बायोलॉजी का मेंढक और पूरी की पूरी क्लास। उस दिन फर्क केवल इतना था कि क्लास में चेहरे कुछ नए थे। वह कटे मेढक की तरह निर्जीव सी बैठी रही और मशीन की तरह पैर छू छू कर रुपए पायल को पकड़ाती रही। उसके अंदर ही अंदर रुलाई के बादल उमड़ घुमड़ कर रहे थे।
क्या सुहाने दिन थे मायके के, और अब क्या हो गया। उसका जी चाह रहा था कि सब लोग थोड़ी देर के लिए विलीन हो जाएं और उसे अकेला छोड़ दें, जिससे वह जी भर के रो ले, जैसे वह छुटपन में मां की गोद में छुप कर रोती थी। एक बार मां की गोद में घुस गई तो मानो सारी दुनिया विलीन हो गई और वह अकेली हो गई। घूंघट के अदर ही उसकी रुलाई निकल पड़ी। इससे पहले कि अगली औरत मुंह दिखाई के लिए आ पाती, साधना ने जल्दी से रुमाल घूंघट के अंदर ले जाकर आंसू पोंछ लिए। पास ही बैठी पायल ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना भाभी? साधना ने बहाना बना दिया, सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। साधना की सास को बताया गया तो तुरंत आदेश हो गया कि पायल साधना को उसके कमरे में ले जाए। कमरे में पहुंचकर साधना को बड़ी राहत मिली। पायल ने उसका घूंघट हटाकर उसे लेटा दिया और उसके सिरहाने बैठकर उसका सिर दबाने लगी। रहने दो दीदी, अभी ठीक हो जाएगा। दोनों बातें करने लगीं। धीरे धीरे साधना का ध्यान बटा तो उसका जी हल्का हो गया। धीरे धीरे दोनों की बातों का दायरा बढ़ता गया। अपने अपने कॉलेज की बातें, सहेलियों के किस्से, फिल्मों की बातें, न जाने क्या क्या बातें होने लगीं। वक्त का पता ही न चला। साधना को यह ध्यान ही नहीं रहा कि वह अपनी ससुराल में है। अचानक बात करते करते पायल ने चक्की ताई की नकल उतारी, जिसे सुनकर साधना का तो हंस हंसकर बुरा हाल हो गया। उसके ठहाके उसके कमरे से होते हुए शायद नीचे तक पहुंच गए, जिसका पता तब चला जब बुआजी दहाड़ी, देखो तो कैसे खी खी कर रही हैं मुंह फाड़ के। इतना भी ख्याल नहीं है कि घर में मेहमान बैठे हैं। किसने कहा था भाभी यह 1.5 बित्ते की लड़की उठा लाने को? घरवालों ने जरा भी तमीज नहीं सिखाई। उसके बाद साधना की हंसी को ब्रेक लग गया। उसे ध्यान आया कि वह अपने ससुराल में है, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसकी सास ऊपर आ चुकी थी। आते ही उन्होंने पायल को डांटा, क्या खीखी लगा रखी है? तुझे साधना को आराम कराने के लिए भेजा था। ऐसे भी भला हंसा जाता है कि पूरा मोहल्ला सिर पर उठा ले। डांट तो पायल को पड़ी थी, पर साधना जानती थी कि निशाना वही थी। सास अपना कठोर चेहरा लेकर वापस चली गई। पायल भी मां की डांट खाकर खिसक ली। साधना को मायके की याद आ गई। एक दिन उसने घर भर से रूठकर मौन व्रत धारण कर लिया था। न सिर्फ पूरा घर, बल्कि मोहल्ले की कुछ पड़ोसिनें भी आ गई थीं, यह पूछने कि आज साधना घर पर नहीं है क्या? उसकी हंसी नहीं सुनाई पड़ी। पापा ने ऑफिस से आते ही पूछा, तेरी तबीयत तो नहीं खराब है? आज तेरे ठहाके नहीं सुनाई पड़ रहे। नहीं, ठीक हूं। तो फिर बेटा, हर समय हंसती ही रहा कर। तेरी हंसी की आवाज बंद होती है तो मुझे घबराहट होती है कि कहीं तू बीमार तो नहीं है। एक मेरा पीहर था जहां मेरी हंसी की इतनी कद्र थी, और एक यहां। अकेले कमरे में वह फूट फूट कर रोने लगी। आखिर छोटी सी बच्ची ही तो थी साधना। इतने अजनबियों के बीच में किससे कहे वह अपने मन की व्यथा। सभी नए लगते थे और पराए भी। संदीप पर भी कितना विश्वास करे, कहीं उसी ने मम्मी से जाकर शिकायत कर दी तो? घर पर फोन करेगी तो वहां सबको तकलीफ होगी। कितनी हिम्मत बंधाकर भेजा था सबने, तू जिस घर की अमानत है उसी घर में जा रही है। उस घर में तुझे मां मिलेंगी। अब वहीं तेरी मां है, ऐसी भी कहीं मां होती है। बिल्कुल पत्थर। पहले तो कितनी बढ़ चढ़कर बातें करती थीं, और अब मेरे पापा को भी बुद्धू बनाया। साधना रोते रोते सो गई। शाम को 5 बजे आंख खुली तो उसका सिर भारी हो रहा था। ससुराल, शादी, पति, सासू मां, नया घर, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उसे अपनी सहेलियां, अपनी आज़ादी याद आने लगी। ऐसी तबीयत अगर उसके घर में हुई होती तो उसने पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लिया होता और पूरा मोहल्ला ही उसकी तीमारदारी में लग गया होता। उसका मन हो रहा था कि वह बस किसी तरह उड़कर अपने घर पहुंच जाए, पर अभी तो उसे अपने घर जाने में 1 हफ्ता बाकी था। और फिर अगर वह चली भी गई तो कितने दिन रह लेगी वहां? हमेशा के लिए तो नहीं ना। कितनी अजीब बात है लड़कियों के लिए। अपने घर में वह उम्र भर पराए घर की अमानत रहती है, और जिस घर की अमानत है वहां पराई जैसी लगती है। दरवाजे पर खटका सुनकर वह पलटी तो देखा सास खड़ी थी। कैसी तबीयत है? ठीक हूं, नपातुला जवाब दिया साधना ने। एक तो नई बहू, और फिर छोटी उम्र की होने के कारण वह डरती थी कि कहीं मुंह से कोई गलत बात न निकल जाए। सास ने उसका चेहरा देखा तो चौंक गई। अरे, तेरी आंखें तो सूजी हुई हैं। तू रोई थी बेटा? ससुराल में अपने लिए पहली बार बेटा शब्द सुनकर साधना की थोड़ी हिम्मत बंधी। बहुत रोकते हुए भी उसका 4 दिन का दबा हुआ उबाल उसके होठों पर आ ही गया। उसने रुंधे गले से कहा, मां,
एक बात पूछूं? पूछ। पैदा होने के बाद से ही लड़कियों को कहा जाता है कि वह पराया धन है, पराई अमानत है। उन्हें पराये घर जाना है, जो उनका असली घर है। और जब मैं इस घर में आई, जिस घर की मैं अमानत थी, तो मुझे अपनाए जाने में सबको बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं अपने मायके में सारी जिंदगी पराई अमानत रही, और अब यहां भी पराई हूं। कौन सा है मेरा असली घर? साधना की सास उसे थोड़ी देर घूरती रही, कुछ न बोली। शायद मां के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, या मैंने ही कुछ गलत पूछ लिया। साधना ने घबराकर सोचा। साधना की सास बिना कुछ बोले उसकी अलमारी से कपड़े निकालने लगी। मैंने अलमारी से तेरे कपड़े निकाल दिए हैं, यही पहनकर नीचे आ जाना। उसकी सास इतना आदेश दे कमरे से बाहर निकल गई। इसके अलावा कुछ न बोली। उनका चेहरा और कठोर हो गया था। सीढ़ी सीधी ड्राइंग रूम में उतरती थी। साधना ने जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखा, सारे मेहमानों की सांस ऊपर की ऊपर ही रह गई। साधना सफेद जीन्स और काली टी शर्ट पहने हुए नीचे उतर रही थी। खुले बालों में वह एकदम बच्ची लग रही थी। सबसे पहले बुआजी ही दहाड़ी, अरे भाभी, देखो तो अपनी लाडो। इससे पहले कि बुआजी अपना वाक्य पूरा कर पाती, साधना की सास की आवाज गूंजी, यह कपड़े मैंने ही उसे निकाल कर दिए हैं। देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। बुआजी कहाँ मानने वाली थीं, पूरा गुबार निकालने पर उतारू थीं। ये क्या गजब कर रही हो भाभी। इतने मेहमानों के सामने कुछ तो ख्याल कर लिया होता। कर लिया बहुत ख्याल। जिसने जैसा कहा, मैं उससे वैसा ही कराती रही। उसका आना जाना, हंसना बोलना, पहनना ओढ़ना, सब पर अंकुश लगा दिया था आप लोगों ने। जैसा आप सबने आदेश किया, उस बेचारी ने माना। बिना चूं किए 4 दिन में आप लोगों का ख्याल करके मन महसूस कर रही। पलट कर कुछ भी नहीं कहा। आप लोगों ने बहू बनाकर रखा उसे, पर मैं बेटी लाई थी घर में, बहू नहीं। अगर आप सबके बहू के अरमान अभी भी बाकी हैं, तो मैं अभी जिंदा हूं। आप लोग अपने अरमान मुझ पर निकाल सकते हैं, या अपने अपने घर में अपनी बहुओं पर निकाल लें। मैं हूं आपकी बहू, ये नहीं, यह मेरी बहू है, और इस पर मैं अपने अरमान निकालूंगी, जैसे चाहूंगी वैसे रखूंगी। और मैं सबके सामने ऐलान करती हूं कि यह पायल की जगह आई है, और पायल की तरह ही रहेगी, बहू की तरह नहीं। साधना इस घर की अमानत थी, और अब अपने घर में आ गई है। उसकी सास पूरी बात एक सांस में कही गई थी। सब सहम गए थे। किसी के मुंह से कोई भी बोल नहीं फूट रहे थे, और साधना की खुशी का तो कोई पारावार ही नहीं था। वह समझ गई थी कि 4 दिनों से सासू मां की कठोरता मेहमानों के व्यवहार के लिए थी, उसके लिए नहीं। वह दौड़कर उनसे लिपट गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।